हेलो एवरीवन। यूपीएससी ईपीएफओ एओ और ईओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और ये इस बार एपीएफसी भी आउट हुआ है। कंबाइंड नोटिफिकेशन है। ठीक है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऑफ कोर्स, लेकिन ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर कट ऑफ के बेस पे पिछले बारी का देखें तो कट ऑफ बहुत हाई था। ठीक है। और थोड़ी वैकेंसी भी कम थी। इस बार थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, तो पिछले बार से ज़्यादा इस बार फॉर्म भरे जाएंगे, तो कट ऑफ भी कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा कि तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी होगी। ठीक है। नॉर्मल प्राइस नहीं होगा। और जो लोग यूपीएससी के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑफ कोर्स एक एज है। ठीक है। और जो लोग बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में बहुत कुछ जैसे अकाउंट्स वगैरह पहले से उनको नॉलेज होता है। ठीक है। अगर कोई लॉ कर रहा है तो उसके लिए भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब वहीं से निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो यूपीएससी की भी उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर रहा है और मतलब अकाउंट्स भी नहीं है, उसका बेसिक लॉ भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा ये टफ होने वाला है। ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर लेना होगा। और अगर उसके बावजूद एग्ज़ाम देना है, रिस्क लेना है, तो उतने अच्छे लेवल का हमें प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है। तो फ़िलहाल सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर मार्च में फॉर्म फिल हो रहा है तो कितना हमें आगे टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। तो फ़िलहाल इसके लिए हम आगे देख लेंगे। ठीक है, कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे। सिलेबस क्या होगा, क्या है। ठीक है। बेसिकली नॉर्मली रहता है। ठीक है। कुछ एड ऑन्स हैं जो जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, ये सब एड ऑन है अकाउंट्स। ठीक है। और कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है। स्ट्रैटेजी हमें क्या लेके चलनी है, और नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट, कि नोट्स हमें कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है। और जो भी फुल इन्फॉर्मेशन है वो हमें आगे हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो गाइस, यहाँ पे हमने ये निकाल लिया है यूपीएससी का जो एनुअल चार्ट है, कि एग्जामिनेशन कौन सा कब होगा। ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम कब हो सकता है। ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ठीक है, बस समझ लो। पहला यहाँ पे एक है रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी। ठीक है। तो जो आरटी वाले हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। बहुत सिंपल है। तो पहला वाला देख रहे हैं, जनवरी नहीं देखना है हमें, ये दूसरा महीना नहीं देखना है, तीसरा तो नहीं है यहाँ पे, नहीं देखना है। आगे देखते हैं हम। आगे है 7 मंथ में है ये, एक 7 मंथ यानी जुलाई। तो मे बी जुलाई में हो सकता है। ठीक है। जुलाई के बाद कौन सा एक एक रिजर्व्ड है, 1 मिनट। ओके। तो यहाँ पे एक है जुलाई में। ठीक है। और एक है आपका इधर जुलाई अगस्त में। ठीक है। अगस्त के बाद और इधर देख रहे हैं हम अक्टूबर में डायरेक्ट। ठीक है। तो अगर हमारा ये एग्ज़ाम ईपीएफओ का जुलाई में हो सकता है। ठीक है। जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त में होगा, अगस्त में नहीं हुआ अगर, तो डायरेक्ट अक्टूबर में होगा। ठीक है। अगर अक्टूबर में भी नहीं हुआ तो यहाँ पे सबसे एंड में देखो, 1 मिनट यार, यहाँ पे ये देखो सबसे एंड में है दिसंबर। ठीक है। डायरेक्ट दिसंबर में पड़ जाएगा। ठीक है। तो होपफुली पहले हो जाए। ठीक है। होपफुली कि एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, जुलाई तक हो जाएगा। अगर जुलाई में नहीं होता है तो अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर तक हो जाएगा। ठीक है। तो मेन फोकस हमें जुलाई और अगस्त को ही लेके चलना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आने से पहले हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। और अगर मान लो कि जुलाई या अगस्त तक सारी तैयारी हो जाती है और तब भी एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम अगर सितंबर अक्टूबर में पड़ता है, तो भी हमारे पास 1-2 महीना रहेगा कि हम उसको रिवाइज़ कर सकें, जो पढ़ा हुआ है उसको वापस से ठीक कर सकें, कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, अपने प्रिपरेशन को और बेटर कर सके, पॉलिश कर सके। ठीक है। और अगर दिसंबर में होता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर अभी लगभग 1 ईयर है। ठीक है। वेट करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, 9 मंथ के आसपास है। ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है मेरे तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। ओके। तो और आगे अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे हम सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है। तो ये रफ रफ है। ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर से यही आएगा या इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बस एक ओवरव्यू है। ठीक है। तो दिमाग में बिठा लो कि हमें जितना है सारा पढ़ना है। ठीक है। बट एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।
तो फिलहाल हम लोग जनरल इंग्लिश देख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब तो रहता ही है। एरर स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेजेस, इडियम्स और स्पेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले बार एग्जाम में आया था। फिलिंग द ब्लैंक्स भी था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो नोट कर लो, ठीक है। और अदरवाइज़ मेरे पास ये सब मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे है फ्रीडम, यहाँ पे है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पे है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो पहला है ब्रिटिश एक्सटेंशन, ठीक है। मतलब ब्रिटिश लोगों ने अपना साम्राज्य कैसे विस्तार किया, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब विस्तार करना, ठीक है। तो बंगाल, मैसूर, जो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो सब तो ये सब पढ़ना ही है, ठीक है। कर्नाटिक वॉर वगैरह, ठीक है। और ब्रिटिश राज टोटल, मतलब जो भी है ब्रिटिश लोगों से रिलेटेड हमें टोटल पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कन्फ्रंट ऑफ ब्रिटिश रूल, गांधीयन थॉट्स एंड टेक्निक्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन। और यहाँ पे है डेवलपमेंटल इश्यूज, ठीक है। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ये सब को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसके आगे है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो पॉलिटी में भी जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखते हुए चलना है कि पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट सॉरी, जो करंट अभी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो उस पर फुल हमें ध्यान देना है। इकोनॉमी में भी बहुत सारे करंट इवेंट्स होते हैं, जैसे आरबीआई से रिलेटेड या जो भी बीएससी एनएससी इससे रिलेटेड, तो हमें वो साथ में लेके चलना है, ठीक है। और इसके आगे हम है यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का ये पूरा इलेबरेट किया हुआ है, यहाँ पे है, आप स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। एक एक को ये कर डिफाइन करने से बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उतना मैं बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जब हम लोग पढ़ेंगे तो टोटल यहाँ पे जितना भी है सब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब माइक्रो मैक्रो यहाँ पे है, जो भी इकोनॉमी के बारे में जो बैलेंस लेके कैसे चल क्या है, मतलब फिजिकल पॉलिसी वगैरह कैसे, मतलब इंडिया में इकोनॉमी चलती है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हमें वर्ल्ड वाइड उतना ज़्यादा नहीं जाना है, हमें इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करना है, ठीक है। इतना ध्यान देना है कि ये नहीं कि पूरा हमें सब कुछ पढ़ लेना है, वैसा नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं है। और मतलब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग होता है, ठीक है। तो इतना माइंड में रखना है हमें, ठीक है। और एक है यहाँ पे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको जिनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड है पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिनका नहीं पढ़ा हुआ है तो देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। टोटल अकाउंट्स क्या है, क्या कैसे क्या होता है, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, ठीक है। उससे रिलेटेड जो है अबाउट टाइप एरिया, एरियाज इम्प्लीमेंटेड, सेक्टर्स, जो भी है, मतलब ओवरव्यू टोटल इसका देखना होगा, ठीक है। इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जितना है सब सब भी पढ़ना होगा, ठीक है। और कुछ छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं करना है कि कहीं से भी कोई एमसीक्यू फॉर्म में मिला उठाए रट्टा मारे, ठीक है, वैसे नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझना होगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे है यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। तो यहाँ पे जो न्यू कोड बिल्स आए हैं ना, पहले क्या था, बहुत सारे थे, अभी उनको कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। उनको चार में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग यहाँ पे है जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह। तो कंप्यूटर से रिलेटेड उतना हार्ड क्वेश्चन मैंने नहीं देखा था पिछली बार के एग्ज़ाम में, पेपर में कुछ भी उतना टफ नहीं था कि नॉन डुएबल हो, ठीक है। और साइंस वगैरह का भी वेटेज ठीक ठाक था, ठीक है। तो साइंस में यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस नॉर्मली हमें मोटा मोटा करके पढ़ लेना है, मतलब उतना डीप अंदर जाके नहीं है, क्योंकि बेसिकली यूपीएससी इस टाइप का जो एग्ज़ाम होता है ना, तो इसमें ज़्यादा फोकस होता है हिस्ट्री पे, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, और फिलहाल यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह, ये सब इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग्स वगैरह, ठीक है। तो वो सब तो हमें खैर करना ही है, ठीक है। रीजनिंग तो खैर करना ही है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज रेशियो, SICI, जो भी मतलब अच्छा लेवल का मैथ होता है ना, वो देखना है। और फार्मूला बेस वाला देखना है, जिसमें फार्मूला से जो बनते हैं उस टाइप का, ठीक है। मतलब सारे फार्मूला से ही बनते हैं, आई नो, लेकिन अर्थमेटिक वाला, ठीक है, मैं कह रही हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, अर्थमेटिक क्वेश्चंस, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस के वेटेज ज़्यादा होंगे। ओके फाइन। आगे है, मतलब यहाँ पे रीजनिंग वगैरह में जितना है सब पढ़ लो, सारा ही पढ़ लो, कुछ छोड़ो मत,
ठीक है, रीजनिंग का कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा सारा जो एक्ट वगैरह है ना वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये सब मैं कवर करवा दूँगी, ठीक है। ये सब मेरे पास ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और खुद से इसको पढ़ सकते हो। मतलब जहाँ आप ट्यूशन लेते हो, अगर जैसे इसके लिए अगर पढ़ रहे हो कहीं पे ऑनलाइन वहाँ पे, या फिर खुद से, जैसे कि मैंने खुद से पढ़ा था, अगर आपको खुद से भी पढ़ना है वैसे भी देख देख के कर सकते हो, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे है मार्क्स के जो वेटेज है। तो यहाँ पे सिंपल है, ये सबको पता है कि 75-25 का रेशियो है। 75 किस में, 75 होगा रिटर्न में, ठीक है। जो रिटर्न मतलब क्या, जो हम एग्ज़ाम देंगे वन डे का, उसका आपका जो टोटल मार्क्स आएगा, आप जो एग्ज़ाम दोगे उसका जो टोटल मार्क्स आएगा उसका 75% लिया जाएगा, ठीक है। और जो अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, पास मतलब क्या, फर्स्ट जो स्टेज है वो आप क्लियर कर जाते हो, तो जो इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो आपको उसमें जितना भी नंबर मिलेगा उसका 25% ऐड होगा। तो वो इसका आरटी का 75% और क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू का 25%, वो मिला के आपका 100% मार्क्स बनेगा, ठीक है। और उस 100% के ऊपर डिसाइड होगा कि आपका कितना नंबर आया है और आप मतलब क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं मेरे पास क्या नोट्स हैं, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं, और कहाँ कहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं वो सब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं ऐसे आप लोगों को दिखा दे रही हूँ मेरे नोट्स, ठीक है। आप लोग मुझसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरे नोट्स पे आप लोग फॉलो कर सकते हो बिल्कुल फ्री। मैं कोई इसके लिए चार्ज नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि अम, मैं किसी को दे देती अगर मतलब मेरे आसपास कोई प्रिपेयर कर रहा होता है इस एग्ज़ाम के लिए, बट वैसा कोई है नहीं। सो मैं ऑनलाइन ही शेयर कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है। और मैं फुली, ये जैसे मैंने लिखा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मैंने क्या लिखा है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइंड मैपिंग के जैसा मैंने थोड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने अपने समझने के लिए बनाया था, तो शायद आप लोगों के लिए समझना ऐसे पिक देख के मुश्किल हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा इलेबरेट कर दूँगी कि हाँ ये मैंने ये लिखा है, वो लिखा है। जैसे इसे में आप लोग देख लो, ठीक है, ये इंग्लिश के नोट्स हैं। तो पता नहीं शायद आप लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये है आपका अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये अकाउंट्स है, ठीक है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो मैं ये डायरी में मेरा लिखा हुआ है, तो मैं टोटल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये इंग्लिश है, ठीक है। तो और फ़ोन थोड़ा शायद प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन का स्क्रीन है ना वो बार बार ये हो जा रहा है, रोटेट कर जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उस मैनेज कर लो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये इंग्लिश का है पूरा, और यहाँ पे ये है ये भी इंग्लिश है, और ये अकाउंट्स है, और ये भी अकाउंट्स है। यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग लिखा हुआ है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सब वही है, ठीक है। अकाउंटिंग, ये इकोनॉमी है, गरीबी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो भी यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर रही हूँ, यहाँ पे देख लो जिस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ेंगे फटाफट से याद हो जाएगा। वैसे बुक नहीं छापनी है, ठीक है, किताब नहीं छापना है, बस अपने समझने के जैसा ही नोट्स बनाना है कि मुझे समझ में आ जाए, बस बस काफ़ी है, ठीक है। बस एग्ज़ाम निकालना है। और यहाँ पे ये ट्रेड यूनियन है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है ये, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे माइंड मैप के जैसा बनाया है, ठीक है। तो अब फ़िलहाल नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, बस देख रहे हैं, ठीक है। कि आप लोगों को ठीक अगर लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है। तो आगे हम लोग अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। जो भी डाउट है क्या है नहीं है वो सभी बताओगे तो ज़्यादा मुझे आसानी होगी समझने में, कि आप लोग किस टाइप के ये मतलब चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत अच्छे से ही मैंने बनाए थे, ठीक है। तो होपफुली कुछ हेल्प हो जाएगा आप लोगों का। सो अब आ जाते हैं नोट्स और प्रिपरेशन का, तो हमने देख लिया, ठीक है। अब आ जाता है स्ट्रैटेजी पे। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बेसिकली हमारा मेन फोकस एक ही होना चाहिए कि हमें यूपीएससी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। जो यूपीएससी का जिस तरह का सिलेबस होता है, जिस तरह का वास्ट हमें पढ़ना पड़ता है, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके उतना, मतलब
ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं कि बस एमसीक्यू वाली कोई बुक पढ़ ली हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हिस्ट्री में पढ़ना है तो रट्टा मार लिए, वैसे नहीं होगा, ठीक है। कोई अगर इवेंट हुआ है, कोई घटना अगर घटी है, तो वो कैसे घटी है उसके बारे में टोटल हमें देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, जैसे अगर गांधी जी के बारे में देख रहे हैं, तो हमें उसके बारे में टोटल टोटल पढ़ना होगा। ये नहीं कि मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा और वो हो गया, वैसे वो नहीं होने वाला है, ठीक है। और जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, अगर न्यूज़पेपर को लेके चल सके, अगर न्यूज़पेपर को लेके जैसे चला जा सके, तो उससे क्या होगा, अप टू डेटेड रहेंगे। बट बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, और जिसको अकाउंट वगैरह नहीं आता है, उन लोगों के लिए तो एक और हेडेक है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को डायरेक्टली ना फॉलो करके अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जाए जहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह अच्छे लेवल पे दिखाई जाती है, तो वो काफ़ी हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारे पढ़ने के लिए हमें बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करना है। अगर ये सोचेंगे हम लोग, ऐसा अप्रोच रखेंगे कि भाई मैं सब खुद कर लूँगा, सब कुछ मैं खुद से ही ढूंढूंगा, खुद से ही नोट्स बनाऊंगा, खुद से ही सारा करूँगा, तो शायद टाइम निकल जाए। इसी बीच जितना भी हमें ये जो टाइम मिल रहा है ना, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। और कोशिश करना है एग्ज़ाम आने से पहले तक हमें इस टाइम पे यहाँ पे हमें टोटल अपना तैयारी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और जो भी बचेगा, बचा कुचा जो भी रहेगा, वो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिवीजन करेंगे, जो भी करेंगे वो बाद में। तो कहने का मतलब है कि ये अगर मार्च का मंथ है, ठीक है, अभी अगर फॉर्म फिल हो गया है, तो मार्च से लेके यहाँ पे जुलाई, हम जुलाई लेके चल रहे हैं, जुलाई अगस्त लेके चल रहे हैं। तो जुलाई आते आते हमें मतलब इस तरीके से तैयारी करना है कि एक बार तो कम से कम रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक बार तो कम से कम भैया हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें कि अभी आज 13 तारीख है, तो हमें मार्च महीना का 13 दिन मिल रहा है। 13 तारीख ही, मतलब 13 दिन ही गया है, कहने का मतलब कि 13 दिन ही अभी वेस्ट हुआ है मार्च में, बाकी के दिन हमारे पास हैं, ठीक है। और उसके बाद हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो अप्रैल, मई, जून 3 दिन आपका 3 मंथ सॉरी आपका है, ठीक है। तो अगर 3 मंथ में टोटल हमारा एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे कि सॉरी क्या बोल रही हूँ, 3 मंथ में हमारा अगर प्रिपरेशन हो जाता है, तो अभी जो एक्स्ट्रा जो टाइम मिलेगा, उसमें हम लोग अगर 10 ही दिन मिले, पर 10 ही दिन में हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। तो रिवीजन एक बार तो हो ही जाएगा। और अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगस्त में हुआ, तो क्या होगा, जुलाई तक हमारा एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट होके एक बार रिवीजन हो चुका रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन हो चुका रहेगा, और अगस्त में अगर एग्ज़ाम होता है, तो हमारे पास 1 मंथ और मिल जाएगा वापस से रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन करने के लिए नहीं, रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है। और अगर अगस्त में नहीं होता है, तो अगर अक्टूबर में होता है, मान लो अगर मतलब अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम हुआ, तो भी हमारे पास अगस्त, सितंबर, ये 2 मंथ ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ना हो, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम ना हो, पर ठीक है, ठीक है, इनफ हमारे पास रिवाइज़ करने के लिए टाइम होगा। और क्या होता है, रिवाइज़ करने से बस रिवाइज़ तो नहीं होता है ना, जो हम देखते हैं कि अरे भाई मेरा ये छूटा है, मतलब कुछ छूट गया है मान लो, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे, करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कुछ मतलब क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा देख लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, मेरा ये तो नहीं छूट रहा था, वो तो नहीं छूट रहा था, ठीक है। तो फ़िलहाल इस तरीके से ही चलाएंगे आगे, ठीक है। तो अभी ये मेरा फर्स्ट है वीडियो, ठीक है। आगे अगर चाहिए आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस, क्या नहीं है, आप फुली कमेंट में डिस्कस कर सकते हो मुझसे, नॉर्मली फ्रैंकली बात कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, चलो फिर।